हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रनर। दोस्तों, भारत देश में तरह तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। उनमें से एक प्रमुख त्यौहार है लोहड़ी। यह त्यौहार उत्तर भारत और पंजाब में मनाया जाता है। नई फसल का सबसे शुभ त्यौहार है लोहड़ी। तो दोस्तों, आज की यह छोटी सी कहानी आपके अंदर नए विचार ला देगी। हैप्पी लोहड़ी। लोहड़ी की तैयारियां चल रही थी। त्यौहार आने की खुशी में सभी हर्ष और उल्लास से भरे हुए थे। घर में तरह तरह की मिठाइयाँ बनने लगी थी, मगर सिमरन का मन बिल्कुल उदास था। वह अपने पति जीत और ससुराल वालों को याद कर रही थी। सिमरन ने पिछली लोहड़ी ससुराल में ही मनाई थी। शादी के बाद उसकी पहली लोहड़ी थी वह। परिवार की सारी बहुओं ने रात को भांगड़ा कर क्या समा बांधा था। नई बहू होने के नाते सब सिमरन को ही पूछ रहे थे। कदमों की ताल, ढोलक की थाप और सजी सवरी औरतों की खनकती हुई चूड़ियों का जादू भुलाए नहीं भूलता। इसके पहले सिमरन ने अपने पीहर में भी कई बार लोहड़ी मनाई थी, लेकिन यह मजा कभी नहीं आया था। ससुराल जाकर ही उसने असली लोहड़ी को जाना था। सिमरन हमेशा छोटे से परिवार में रही थी। शादी के बाद एकदम अचानक से बड़े परिवार में आ गई। इतना बड़ा परिवार कि सारे इकट्ठे हो जाए तो पूरी बारात तैयार हो जाए। सिमरन को इतने बड़े परिवार के साथ एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत होने लगी। ससुराल में सभी बहुएं सज धज कर पारंपरिक कपड़ों में रहती थी, जबकि सिमरन को जीन्स और फर वाले कोट जैकेट ही पसंद थे। इन कपड़ों में वह बहुत कंफर्टेबल फील करती थी, मगर ताऊ जी की बहुएं जब तब उसे टोक देती। अरे सिमरन, यह क्या पहन रखा है? सलवार कुर्ता पहन, सोहनी लगेगी। सिमरन हंसकर उनकी बातें टाल देती। वह तो अलग ही मिजाज की लड़की थी, जीन्स और चश्मे वाली लड़की। हाँ, त्योहारों पर सजने संवरने में पीछे नहीं रहती थी, मगर हमेशा ऐसे ही रहना उसे बोरिंग लगता था। उसे हर बात में सास ससुर की टोका टोकी भी अच्छी नहीं लगती थी। वह आज़ाद ख्यालों की लड़की थी। आखिर एक दिन उसने जीत को कह ही दिया, मेरा इस छोटे से शहर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, क्यों ना हम किसी बड़े शहर में सेटल हो जाए। जीत को सिमरन की बात अच्छी नहीं लगी। तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, मैं अपना घर परिवार नहीं छोड़ सकता, जीत ने रुखाई से जवाब दिया। कई दिनों तक न जीत ठीक से बोला, न सिमरन खुलकर बोली। धीरे धीरे तनाव बढ़ता गया। आखिर सिमरन ने एक दिन अपने भाई को बुलाकर पीहर चली गई। 4 महीने हो गए। जीत फोन पर हाल चाल तो लेता, मगर घर आने कभी नहीं पूछता। सिमरन भी चुप रहती। लोहड़ी की सांझ थी। आंगन में आग जल चुकी थी। सब गा बजा रहे थे। सिमरन एक कोने में चुपचाप बैठी थी। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तखत दी। सिमरन ही दरवाजे पर आई। सामने जीत खड़ा था। उसने एक बड़ा पैकेट सिमरन को पकड़ाते हुए कहा, हैप्पी लोहड़ी, ये कपड़े पहनो और फटाफट तैयार हो जाओ। जीत को देखकर सिमरन बहुत ही खुशी से उछल पड़ी। उसने भीतर जाकर पैकेट खोला। उसमें 2 जोड़ी कपड़े थे, ऊपर जीन्स और जैकेट, नीचे पटियाला सलवार कुर्ते के साथ चुन्नी। एक छोटा सा कागज भी था उसमें, जिसमें लिखा था, जो पसंद हो पहन लो। पहले तो सिमरन असमंजस में रही कि क्या पहने। फिर पति की भावनाओं को समझते हुए सलवार कुर्ता पहन लिया और जीत के पास भागती हुई आई। उसे गले लगाकर कहा, हैप्पी लोहड़ी। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी जो स्थायी मार्ग का रास्ता बताएगी। दोस्तों, हम सभी लोग चाहते हैं कि लोगों की मदद करें, लेकिन क्या हमेशा हर प्रकार के लोगों की सिर्फ मदद ही करते रहें, या उनके लिए कोई ऐसा स्थायी रास्ता निकालें जो वास्तव में उनके लिए आवश्यक हो? तो चलिए सुनते हैं यह एक वास्तविक और सच्ची कहानी। यूँ तो मुझे बचपन से ही संक्रांति के त्यौहार से बहुत लगाव है। इसलिए नहीं कि मुझे पतंग उड़ाना पसंद है, या इसलिए कि मुझे तिल गुड़ के लड्डू अच्छे लगते हैं, नहीं, बल्कि इसलिए अच्छा लगता है कि इस दिन जब मेरी उम्र के सभी बच्चे अपनी छतों पर पतंग उड़ाने में मशगूल होते, मैं खिचड़ी, तिल के लड्डू, पुराने कपड़े आदि लेकर अपने घर के बरामदे में बैठ जाती। इस दिन हमारे देश में दान दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। इसलिए बचपन से ही अपने आसपास देखती आई थी कि सब लोग अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को कुछ न कुछ देते हैं। इस मौके पर खाने की कोई वस्तु और ख़ास तौर पर मिठाई पा जाने पर छोटे बच्चों की भाव भंगिमा को देखकर मुझे बेहद खुशी मिलती। करीब 5 साल पहले संक्रांति के दिन की ही बात है। वह मेरी शादी के बाद की पहली संक्रांति थी। मेरी सासू माँ ने मेरे पसंदीदा दिन को यादगार बनाने के लिए बहुत ही तैयारियां कर रखी थी।
वे चाहती थी कि इस दिन मैं वैसे ही दान पुण्य करूं जैसे शादी से पहले किया करती थी। इस बार उन्होंने रेलवे क्रॉसिंग के पार वाली झुग्गी झोपड़ियों को चुना था। वहां जाने की तैयारी में हम दोनों 2-3 दिन पहले से ही लगे हुए थे। मकर संक्रांति वाले दिन हम लोग ढेर सारे स्वेटर, जूतों की जोड़ियां लेकर वहां के लिए निकल गए। हम पहुंचे तब तक कैटरिंग सर्विस वाला भी खाना लेकर वहां पहुंच चुका था। हमें देखते ही बच्चे खेलना छोड़कर हमारी तरफ लपके। उनमें से अधिकांश की रूखी लटें, दुर्बल हाथ पैर, पीली आंखें, सूखे होंठ थे। छोटे बच्चे ठिठुरती ठंड में अर्धनग्न अवस्था में थे। पहले तो हमें उन्हें एक कतार में बैठाने के लिए राजी करने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी। फिर मेरा ध्यान उनके गंदे हाथों पर गया। प्यार से मैंने उन्हें हाथ धोकर खाने बैठने के लिए टोका, पर खाने की खुशबू ने उनके मन को हाथ धोने के लिए उठकर जाने की इजाज़त नहीं दी। बच्चों के बैठते ही हमने खाना लगाना शुरू कर दिया। बच्चों ने सबसे पहले गुलाब जामुन खाए। हमने 2-2 गुलाब जामुन सबको दिए थे। शायद किसी के हिस्से में 3 गुलाब जामुन भी आ गए थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे आपस में लड़ने लगे, यहाँ तक कि गाली गलौज पर भी उतर आए। मैंने देखा एक बच्चे ने तो छीना झपटी में जमीन पर गिरे धूल से सने गुलाब जामुन को उठाकर मुंह में रख लिया। जमीन पर गिरा हुआ नहीं खाते ना, इससे तुम बीमार पड़ सकते हो, मैंने उस बच्चे को टोका। यह सुनकर एक पल को रुककर उसने लापरवाही से सिर हिलाया। अगले ही पल वह फिर से उसे खाने में जुट गया। मेरे दोबारा टोकने पर कहने लगा, दीदी जी, हमारे शरीर को तो आदत है, हम तो कचरा पेटी से खाना निकाल कर खा लेते हैं तो भी बीमार नहीं पड़ते। मैं उन लोगों के उत्तर से निरुत्तर हो गई। इतने में कहीं से एक पतंग उड़ती हुई आई। आगे देखते ही 10-12 साल के उम्र के 2 बच्चे खाना बीच में ही छोड़कर उसे लपकने के लिए दौड़े। उसे पाने के चक्कर में हाथापाई पर उतर गए। अगर हमने बीच बचाव न किया होता तो उस दिन एक का सिर फूटना तो निश्चित था। बच्चों, दूर होकर एक दूसरे से लड़ाई मत करो, इस तरह आपस में लड़ना अच्छी बात नहीं है, मैंने उन्हें समझाने की निरर्थक कोशिश की। थोड़ी ही देर के बाद मामला शांत हो गया। बच्चे अपनी जगह पर बैठकर पहले की तरह खाना खाने लगे। खाने के बाद मैंने सबको अपने हाथों से स्वेटर और जूते वितरित किए। बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। घर आकर मैं बहुत प्रसन्न और संतुष्ट थी। घर के सभी लोगों को सुबह के अपने अनुभव सुनाती रही। शाम तक मेरी आंखों के सामने वे मासूम और मलिन चेहरे घूमते रहे। फिर अचानक एक विचार ने मेरे मन को विचलित कर दिया। हमने इन बच्चों को एक समय का भरपेट खाना खिला दिया, या एक जोड़ी जूते और स्वेटर से क्या इनकी जिंदगी की सारी ज़रूरतें पूरी हो गई? वाकई में क्या इन्हें सिर्फ हमारी हमदर्दी और दया की ज़रूरत है? नहीं, इन्हें ज़रूरत है अपने पैरों पर खड़ा करने की, इन्हें शिक्षित कर उनके स्वाभिमान जगाने की और सफाई के महत्व को समझाकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने की। यह ही इन लोगों के जीवन को उन्नत बनाने का स्थायी मार्ग है और मेरे रिक्त समय का सदुपयोग है। मेरे मन से एक आवाज़ आई। उस रात में ठीक से सो नहीं पाई। बच्चों के चेहरे मेरी नज़रों के सामने घूम रहे थे। मैं उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। दूसरे दिन मैं फिर वहाँ गई। मेरे वहाँ पहुँचने पर मुझे देखते ही छोटे छोटे बच्चे अपने घरों में घुस गए। दरवाजे की ओट में छिप छिप कर मुझे देखने लगे। मुझे सबसे पहले ज़रूरत लगी उनकी और मेरे बीच की दूरियों को कम करने की, उनमें मेरे प्रति विश्वास जगाने की। मैंने अपने बैग में से चॉकलेट, खिलौने आदि निकालकर उनकी तरफ बढ़ाए तो वे धीरे धीरे मेरे पास आ गए। फिर तो ये मेरे रोज़ का नियम हो गया। अब मेरे वहाँ पहुँचते ही बच्चे खुश नजर आते, उन्हें मेरा इंतज़ार रहने लगा। अच्छा बच्चों, आप में से जो जो रोज़ नहाने का वादा करेगा और अपने नाखून साफ रखेगा और ठीक से अपने बालों को कंघी करेगा, उसे एक एक किताब और कलर का पैकेट मिलेगा। मैंने ड्राइंग बुक और क्रेयॉन का पैकेट हाथ में नचाते हुए कहा। सभी बच्चों ने अपने हाथ खड़े कर लिए। उनके उत्साह को देखते हुए मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने सब बच्चों को एक एक सैनिटरी किट और सबको 2-2 जोड़ी कपड़े भी दिए, जिससे वे मुझसे किए वादे को पूरा कर सकें। मैं उस बस्ती के पास में स्थित पब्लिक पार्क में बैठने लगी और मेरा बाल मंदिर शुरू हो गया, जहां बैठकर मैं उन बच्चों को कहानियां सुनाती और ड्राइंग सिखाती। इन कुछ ही दिनों में बच्चे मेरे दिल के बहुत करीब हो गए थे। समझाने बुझाने पर और उन बच्चों का मेडिकल खर्च या दूसरे खर्चों का बीड़ा उठाने का वादा
करने पर उनके माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी करने लग गए। मैंने उन बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला भी करवा दिया। कहते हैं कि जहाँ चाह वहाँ राह। मेरी सासू माँ ने अपनी महिला उत्थान शाखा के सदस्यों से मदद मांगी उन बच्चों की माँओं को चिक्की, तिल के लड्डू, ऊन के मोजे, टोपी आदि बनाने सिखाने के लिए, जिससे वे अपनी रोजी रोटी कमा पाए। मेरे पति ने कभी भी मुझे वहां जाने से नहीं रोका और जब भी मुझे जरूरत पड़ी आर्थिक सहायता की। संक्रांति पर हम एक एग्जीबिशन का आयोजन करते जिससे उन्हें अपनी मेहनत का उचित फल मिल सके। बीते वर्ष में विश्वव्यापी महामारी भी उन बच्चों के जुनून को कम नहीं कर पाई। उन बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा मुहैया कराना मेरे बस में नहीं था, इसलिए मैं 5-5 बच्चों को 4 बैच बनाकर उन्हें पढ़ाने जाती और अन्य गतिविधियां करवाती। इस बार हमने पारंपरिक मांडना आर्ट, मधुबनी पेंटिंग्स बनाई। इसके अलावा छोटे छोटे गमलों में पौधे लगाकर उन गमलों पर फूल, बेल बूटी, वर्ली पेंटिंग से बहुत खूबसूरत तरीके से सजा दिए थे, जो विशेष तरीके से पसंद किए गए। यह हमारी 5वीं एग्जीबिशन थी। इस बार बच्चों ने सारी जिम्मेदारी खुद के कंधों पर ले ली थी। 2 बच्चे गेट पर ही खड़े थे। उनमें से एक आगंतुकों की बड़ी विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर मास्क पहनने और एक साथ अंदर नहीं जाने की विनती कर रहा था और दूसरा उनके हाथ पर सैनिटाइजर छिड़क रहा था। मैं अपने बच्चों को देखकर फूले नहीं समा रही थी। सच में बच्चे पतंग की तरह निर्दोष और मासूम होते हैं। बस जरूरत होती है एक कुशल पतंगबाज की, जो आवश्यकता अनुसार उनकी डोर को खींचकर या ढील देकर उन्हें सही दिशा में उड़ान प्रदान कर सके। एग्जीबिशन समाप्त होते होते सांझ घिर आई थी। बच्चों की मेहनत रंग लाई। अधिकतर सामान बिक चुके थे। पौधे तो सारे बिक गए थे। उनके अतिरिक्त गमले के लिए ढेरों ऑर्डर मिले थे। सूर्य अस्त होने की कगार पर खड़ा था, जिससे अभी आभा कुछ मध्यम पड़ गई थी, पर इन बच्चों के मुखमंडल आत्मसम्मान से उपजी चिर स्थायी आभा से दीप्त हो रहे थे। मैं उन्हें देखकर खुश हो रही थी। तो दोस्तों, इसी प्रकार की मदद हमें भी करनी चाहिए जो स्थायी रास्ता ढूंढ सके। दोस्तों, ऐसी एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, दुनिया में कई प्रकार के लोग रहते हैं। कोई अमीर तो कोई गरीब, कोई दयालु तो कोई निर्दयी। ये सब अपने अपने कर्म और सोच से होते हैं। लेकिन आप किस तरह की सोच वाले हैं? आइए इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि आप किस श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, यह कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस प्रकार की प्रेरणादायक कहानी के लिए। दोपहर हो गई थी, लेकिन नर्मदा अब तक भूखी थी। खुद की भूख से ज़्यादा चिंता उसे पति और बच्चे की हो रही थी। बेचारे उसकी वजह से भूखे बैठे होंगे। काम पर निकलते वक्त वह कह जो आई थी कि आज तो तिल संक्रांत है, सभी घरों में कुछ न कुछ मिलेगा ही। जो मिला तो ठीक, वरना त्योहार पावन पर खिचड़ी तो बना ही लूँगी। दोपहर के पहले आ ही जाऊँगी, सब साथ में खाएंगे। लेकिन यहाँ तो मालकिन उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। उसे पछतावा हो रहा था। प्रार्थना करने लगी कि पति ने बच्चों को कुछ बनाकर खिला दिया हो। अगर वे उसका इंतजार करते रह गए तो। उसने फिर बेबस नज़रों से मालकिन को देखा और अपने मेहमानों की आव भगत में बिछी जा रही थी। पर्व का दिन है तो आज सुबह से वह काम में भिड़ी थी। इस तीसरे घर में भी 2 बार ढेरों बर्तन मान चुकी थी। बर्फ जैसा पानी, कोई हाथ लगाकर तो देखे। लेकिन मालकिन ने उसे चाय तक के लिए नहीं पूछा। मांगने की आदत उसकी है नहीं। कहाँ तो वह इस उम्मीद में थी कि घर में बने पकवानों में से बच्चों के लिए कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा, पर यहाँ हाल दूसरा ही था। थकी मांदी सी नर्मदा धूप सेकने आंगन में बैठ गई, अगले आदेश की प्रतीक्षा में। पकवानों की महक से ध्यान हटाने के लिए वह आसमान को ताकने लगी। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से गुलजार हो रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। अचानक याद आया, पिछली संक्रांति पर उसका परिवार भी तो कितनी खुशी से पर्व मना रहा था। उसे बरबसी अपनी पुरानी कॉलोनी याद आ गई। सरकारी कर्मचारियों की वह कॉलोनी जहाँ ज़्यादातर मध्यम वर्ग के लोग रहते थे। कई घरों में झाड़ू पोछा, बर्तन का काम उनसे संभाल रखा था। भले ही उन लोगों से मेहनताने को लेकर झिकझिक होती थी, कभी कम ज़्यादा करना पड़ता था। छुट्टियों पर खट्टी मीठी नोकझोंक भी होती थी, लेकिन इन सब में अपनापन मिला होता था।
कभी नौकरानी और मालकिन वाला पुट नहीं होता था। नर्मदा तितली की तरह इस घर से उस घर उड़ती रहती थी। सुबह से कब शाम हो जाए पता ही नहीं चलता था। किसी घर में चाय तो किसी घर में नाश्ता तो कहीं 2 रोटी मिल जाती थी। लौटते वक्त उसके पास हर दिन बच्चों के लिए कुछ न कुछ नई चीज़ें तो होती ही थी। उन्हें खरीद कर खिलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसे शर्मा आंटी अंकल की याद आई। दोनों नर्मदा का कितना ध्यान रखते थे। वह भी तो कई सालों से उनकी सेवा कर रही थी। पिछले तिल संक्रांत पर उन्होंने नर्मदा के पूरे परिवार को खाने पर बुलाया था। सम्मान से खिचड़ी मंगोड़ी खिलाई थी। तिल गुड़ के लड्डू के साथ कितने तरह की मिठाइयाँ तो गजक, रेवड़ी और न जाने क्या क्या पेट भर खिलाया और फिर ढेर सारा सामान भी बांध दिया था। उसके बच्चों के साथ शर्मा अंकल भी कैसे बच्चे बनकर पतंगबाजी में का मजा लेते थे। सच में कितनी खुशी से बीतता था त्यौहार। शर्मा परिवार के इस अपनेपन के किस्से वह हर घर में सुनाती फिरती थी। फिर चंद महीनों में ही सब बदल गया। नर्मदा के पति की नौकरी शहर के लगभग बाहर एक नई कॉलोनी में लगी थी। मजबूरन उसे भी बच्चों के साथ वहीं जाना पड़ा। खुशी इस बात की थी कि यहाँ 2 गुना पैसा मिल रहा था, काम की कमी नहीं थी, मुंह मांगा मेहनताना। लेकिन इसकी कीमत नर्मदा को तब पता चली जब इस हाई सोसाइटी से वह अपनापन उसे गायब मिला। उस कमतरी का एहसास उसे होने लगा जो पुरानी कॉलोनी में नहीं था। वहाँ कितना घर जैसा था और यहाँ कितना बेगानापन। न कोई मालकिन सुख दुख की बात करती और न कभी उसे एक कप चाय के लिए पूछा जाता। अंदर से आते शोर ने उसकी तंद्रा तोड़ी। मालकिन मनुहार से मेहमानों को लड्डू परोस रही थी। नर्मदा को इस व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। कहाँ तो उसने कभी तिल गुड़ तक नहीं खरीदे। हर घर से पहले ही मिष्ठान मिल जाते और यहाँ 2 बज चुके थे। मालकिन ने भड़ाक से दरवाज़ा खोला और हाथों में एक छोटी सी पोटली में दान के कच्चे दाल चावल दे दिए। साथ ही शाम को जल्दी आने की हिदायत दे दी। नर्मदा ने उस पोटली को देखा और फिर उस बंगले को। पोटली वहीं छोड़कर बड़बड़ाती हुई निकल पड़ी। कदम तेजी से घर की तरफ बढ़ गए। उसकी भूख तो कब गायब हो चुकी थी, पर चिंता तो उसे अपने बच्चों की थी। लगभग भागती हुई सी घर पहुंची। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चों को क्या जवाब देगी। पकवानों से उसकी कोठरी बाहर तक महक रही थी। खिचड़ी, पूड़ी, लड्डू, मंगोड़ी और न जाने कितने पकवान। नर्मदा को हैरानी में देख पति ने जवाब दिया, शर्मा आंटी का फ़ोन आया था, हमें खाने पर वे लोग बुला रहे थे। मैं उन्हें बता दिया कि बच्चों की माँ काम पर गई है, इसलिए हम लोग इतनी दूर नहीं आ सकते। फिर जब मैंने मना किया तो पता पूछकर कुछ ही घंटों के बाद वे दोनों खुद ही आ गए। बोले कि हमें आज का त्यौहार मज़ा नहीं आया तुम लोग और बच्चे के बिना। फिर अभी कहाँ हैं? बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैदान में पतंग उड़ाने ले गए हैं दोनों। पति की बातों को सुनकर नर्मदा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए। पूरा दिन आज उसका खराब गया था। त्यौहार के दिन वह दूसरों के घर से ज़्यादा काम करती रही कि बदले में बच्चों के लिए मिठाई, गजक और रेवड़ी लेकर आएंगी। यह सब न मिलने पर उसका दिल उदास था, पर शर्मा आंटी अंकल के अपनेपन को पुनः पाकर वह गदगद हो गई। पति उसे कुछ खा लेने के लिए आवाज़ देता रहा, पर वह नंगे पैर शर्मा आंटी से मिलने के लिए पार्क की ओर दौड़ पड़ी। तो दोस्तों, कोई गरीब या कोई अमीर नहीं होता, सिर्फ यह तो सोच के आधार पर होता है। हमें भी अपने नौकरों को नौकर की तरह नहीं बल्कि एक इंसान की तरह प्यार से पेश आना चाहिए, और यही ज़िंदगी का असल खुशी है। तो दोस्तों, इसी प्रकार की प्रेरणादायक स्टोरीज़ के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।